नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट है आज की 26 नवंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो रहेगा द राइट नंबर्स, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ राउंड का जो डेटा भी रिलीज़ हुआ है वेंसडे को, उस डेटा को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। वैसे तो इससे रिलेटेड हमने पूरा डिस्कशन कल कर लिया था शाम वाले वीडियो में, पर थोड़ा और जान लेंगे। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल है एक्सेलेंस एंड एक्सक्लूजन, कि भाई सोसाइटी में हमारे यहाँ पर कास्ट को लेकर के इतने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस पहले से प्रेवलेंट हैं और उनका इम्पैक्ट जहाँ हम कम करना चाह रहे हैं उसकी बजाय कहीं ना कहीं अपर लेवल एजुकेशन, हायर लेवल एजुकेशन में भी देखने को मिलता है। बोलो वही चीज़ अभी रिसेंट जो केस था प्रिंस जयबीर सिंह का, जो आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन के टाइम पे उनका जो पेमेंट था वो अटक गया था और उसकी वजह से उनको एडमिशन नहीं मिल पाया था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे और लास्ट में एक आर्टिकल और देखेंगे, वो रहेगा अ लिटिल मर्सी, कि भाई हमें अभी ज़रूरत है कि जो डेथ पेनल्टी दी जाती है ना किसी भी क्राइम के लिए, बोलो उस डेथ पेनल्टी को एक बार हमें बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो एक सिम्टम है कि हाँ जी हमारे यहाँ पर क्राइम हो रहे हैं तो उनको पनिश करना है, बट रूट कॉजेज़ हैं वो तो कुछ और ही है। एक रिसर्च के बेसिस पे हम जानेंगे कि भाई क्या है वो रूट कॉजेज़ और कैसे हम इन हमारे सिस्टम में, हमारी सोसाइटी में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की प्रेवलेंस उसको रोक सकते हैं। जानेंगे तीनों आर्टिकल्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल द राइट नंबर्स। देखो इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें राउंड का डेटा भी रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो अभी तक देखें तो 1980 से 1990 के बीच का जो दशक था उससे लेकर के अभी तक की बात करें तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो लगातार डिक्लाइन कर रही है। इसके बारे में हम ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो 12th वाली बुक है उसमें भी जानते हैं, बट जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो कुछ ऐसा है कि 2005-06 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था ना, उसमें टोटल फर्टिलिटी रेट आ रही थी 2.7। दैट मीन्स कि एक औरत, एक वुमन जो कि इंडिया में है, तो उसके आप देखो एवरेज वो अपनी ज़िंदगी में कितने बच्चों की माँ बन रही है, ठीक है ना। तो वो 2.7 बच्चे हुआ करते थे एवरेज जब निकलता था पूरी पॉपुलेशन का, है ना। तो 2.7 था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 2005-06 के टाइम पे, ठीक है। और वही टीएफआर फिर बाद में 2015-16 का जो फोर्थ राउंड था उसमें 2.2 हो गई। और अभी जो लेटेस्ट जो डेटा रिलीज हुआ है नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे, ठीक है, इसमें 5वें राउंड में तो ये टीएफआर की वैल्यू 2 पे आ चुकी है। अब बात यह है कि ये चीज़ 2 पे आई तो इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। एक तो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे थे उनकी सक्सेस, दूसरा एजुकेशन, तीसरा वुमेन एम्पावरमेंट, चौथा इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी, पांचवा आप हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही है तो उसकी वजह से एक टेंडेंसी हो चुकी है कि हाँ 2 बच्चे हैं हमारे, 1 या 2 बच्चे, और उनको भी हम बचा लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि पहले क्या था, एक तो जो एक तरीके आईएमआर बहुत ज़्यादा था, अभी भी वैसे तो इतना कम नहीं है, पर हाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर अच्छी मतलब रिड्यूस होती है तो उसमें पेरेंट्स की भी टेंडेंसी हो जाती है कि कैसे भी करके चलो ठीक है अब 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं तो इनको ही हम पाल लेंगे। पहले क्यों इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, एक तो सोशल टेंडेंसी सोसाइटी की वजह से कि 9-9 10-10 बच्चे पैदा कर दिए पर उसके बावजूद बच रहे हैं 1-1, ठीक है, तो इस केस में फिर वो ब्रेक नहीं लगता था। दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स अभी अवेलेबल है, जैसे लेटेस्ट या मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब प्रेगनेंसी को कंसीव करने से बचने के लिए जो मेथड्स यूज़ होते हैं उनका भी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये कुछ मुद्दे थे जिसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से रिप्लेसमेंट लेवल के लिए टीएफआर कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी 2.1। अब हमारे तो यहाँ पर 2.1 से भी रिड्यूस होकर के कितना आ गया नेशनल एवरेज, ओनली 2। इसका मतलब कि हमारी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो डर था, अलग अलग जो अब पॉलिसी मेकर्स के कंसर्न्स थे या पॉलिटिकल लीडर्स का कहना था कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा फट रही है एक तरीके से कि बोला हमारे यहाँ पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर प्रेशर बनेगा। बट अब मुद्दा ये है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो अंडर कंट्रोल है इस डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो, ठीक है। तो आज देखें तो ये अपनी तरफ से पहला कदम है कि पॉपुलेशन रिडक्शन की तरफ हमने जो कदम उठाए थे उनकी तरफ से एक आप कह सकते हो कुछ आउटकम हमें पॉजिटिव दिख रहा है, जिसके लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हो गए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस टीएफआर रेट को डिक्लाइन होने में। अगर ओवरऑल देखें
तो प्रीवियस जो डेटा था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का और अभी ये जो 5th राउंड है इसका, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन का जो यूज़ है वो 9% से राइज हुआ है, जिससे कि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। ठीक है, एक तो ये होगी। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं, उनकी रीच दैट मीन्स उनका अप्रोच जो है गाँव में या फिर जितने भी फैमिलीज़ हैं उन तक अच्छा हो पाया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ किए गए, ठीक है, जो भी कपल्स हैं उनके द्वारा, तो उनको ये भी आइडिया है कि जी किस कॉन्ट्रासेप्शन का क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दैट मीन्स उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से गैदर की है और इस तरीके से जो रेस्पोंडेंट्स हैं जिन्होंने ये बात बताई कि हमने कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किया है उसके बारे में हमें कितना पता था, वो अराउंड 62% है टोटल जिन्होंने भी यूज़ किया था। तो ये अपने आप, और ये ग्रास रूट लेवल ऑफिशियल्स ने दिया उनको इन्फॉर्मेशन, ये सबसे बढ़िया बात है। ठीक है, जो गांव में काम करने वाले लोग हैं या फिर एक प्रोग्राम चल रहा है दैट इज़ मिशन परिवार विकास, जो कि 2016 में लॉन्च हुआ था। इस प्रोग्राम के तहत सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट वाले जो डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही थी, जहाँ पर एक वुमेन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे, एक वुमेन अपनी लाइफ में ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही थी, तो ऐसे 146 डिस्ट्रिक्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था मिशन परिवार विकास के तहत, जो कि मेनली कौन कौन से स्टेट्स में है वो आपके सामने यहाँ पर है, बिहार, यूपी, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, अब ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल अपने आप में कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ जी ये इन्फॉर्मेशन प्रेवलेंस कितनी ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि जी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई कि पॉलिटिक्स में चाहे कुछ भी हो, अभी रियलिटी कुछ और ही आ रही है। ठीक है ना, चाहे फिर वो हेमंत बिस्वा शर्मा है या फिर राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर हैं रघु शर्मा, या फिर इधर यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ, या फिर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि जी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, नेचुरल रिसोर्सेज की शॉर्टेज रहेगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं साइड लाइन होती चली जाएंगी, क्योंकि TFR रेट जो है वो अब 2 हो गई है, जबकि UN तो टोटल रिप्लेसमेंट रेट कितनी बोलता है, TFR 2.1, उससे भी कम आ गई है। दैट मीन्स आने वाले टाइम पर पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। कल की जो रिपोर्ट थी उसमें हमने क्या देखा था कि इंडिया के लिए ये टेंडेंसी चल रही थी कि 2024 से 2028 के बीच में इंडिया चाइना को टेक ओवर करके मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। बट रियलिटी अभी ये आ रही है कि जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड है उसके हिसाब से 2034 से 38 के बीच में या उसके बाद में जाकर के इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनेगा। तो ऐसे में अभी और एक दो दशक और लगेंगे इंडिया को, और तब तक देखते हैं क्या ट्रेंड निकल के आता है, क्योंकि चाइना ने भी देखो 3 चाइल्ड पॉलिसी और लॉन्च कर दी है। तो इस केस में लगता नहीं है कि चाइना की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन करेगी। दूसरे कंट्री को भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, मोस्ट पॉपुलस कंट्री अगर बनना चाहते हो तो। फिर बात आ जाती है कि जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का जो और डेटा है उसको अगर एनालाइज करें तो थोड़ी चिंता की बात भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वुमेन रिप्रोडक्टिव एज में है, दैट मीन्स जिनकी एज 15 से 45 ईयर्स एज, और लीगली देखा जाए तो 19 से 45 ईयर्स की जो एज है, ये एज हम रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। तो इस केस में 57% जो वुमेन है हमारे यहाँ पर वो एनीमिक है, उनकी प्रॉब्लम है एनीमिया की। ठीक है, इसके जो कि 53% हुआ करती थी पिछला जो राउंड हुआ था 2015-16 में उस टाइम पे। इसके अलावा बच्चों में भी एनीमिया बढ़ रहा है लगातार, और इसके अलावा पेंडेमिक ने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं, क्योंकि सीधी सी बात है सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ा है, औरतों पे या बच्चों पे, क्योंकि वो जो अपनी वेलबींग इंश्योर करने के लिए जो एक्टिविटीज़ किया करती, देखो इनकम लेवल डिक्रीज हुआ है ना, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है। देखो जो न्यूट्रिशनल फूड इनटेक हुआ करता था बच्चों के लिए वो डाउन हो गया। घर में औरतें हैं वो पहले ही सबसे कम खाना खाती हैं, सबसे लेट खाना खाती हैं, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में न्यूट्रिशनल सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा एग्जर्वेट हो गई, और ज़्यादा बिगड़ गई, और एजुकेशनल डेफिशिएंसीज भी बच्चों को बहुत ज़्यादा देखनी पड़ी। हमने देखा ना किस तरीके से मेंटल ट्रॉमा रहा है एजुकेशन में, कितना ज़्यादा अनलर्निंग का इशू अभी चल रहा है, कितनी एक्सेसिबिलिटी रिड्यूस हो गई है। बच्चे मतलब जिन परिवारों की इनकम डाउन हो गई उनको मजबूरन एजुकेशन सिस्टम से दूर होना पड़ा, और अभी फिर ट्यूशन दिलानी पड़ रही है अपने बच्चों को, तो वो भी उनके लिए टेंशन वाली बात है। इसके अलावा सदर्न स्टेट्स की जो एक्सपीरियंस रहे हैं जिसमें कि टोटल फर्टिलिटी रेट है वो पहले से डिक्लाइन कर रही थी, वो ही कुछ अभी इंटरलैंड या नॉर्दर्न स्टेट्स में भी देखने को मिला है, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऐसे में जो डेवलपमेंटल डेफिसिट्स है ना हमारे यहाँ पर, जैसे कल एक एक्सपर्ट ने बोला था कि हमें डेवलपमेंट में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हमें चेक करना होगा,
कारण कि अब पॉपुलेशन अगर रुक रही है, पॉपुलेशन अगर राइज होने में, अगर टोटल फर्टिलिटी रेट अंडर कंट्रोल है, तो उस केस में हमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को रुकने नहीं देना चाहिए। दूसरा बताया था पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, पॉलिसी मेकर्स को अब इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सीलेंस एंड एक्सक्लूजन। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर डी पार्थसारथी और सूर्यकांत वागमोर ने। देखो रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी कल देख लिया था कि आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन होना था प्रिंस जयबीर सिंह का, जो कि दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है, गाजियाबाद यूपी से। तो बेसिकली इस इंडिविजुअल का एडमिशन होना था, पर वही चीज़ है कि जब पेमेंट करना था ऑनलाइन और वो पेमेंट जो है वो अटक गया था, तो इस वजह से इसकी सीट जो थी वो फिर लास्ट डेट तक भी फुलफिल नहीं हो पाई, क्योंकि पेमेंट अटक गया और अरेंजमेंट पैसे का कर नहीं पाया ये। तो इस केस में इसकी जो सीट अलोकेट हुई थी, इसने जो स्कोर करके अपनी सीट अपनी रिजर्व करवाई थी कि हाँ जी मैं इस सीट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हूँ, पर वही बात है कि टाइम पे पेमेंट नहीं होने के चलते हैं इसकी सीट को कैंसिल कर दिया। फिर ये बंदा जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज़्यादा एंटरटेन किया नहीं, फिर पहुँच गया ये सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में फिर गया तो फिर बाद में मुद्दा ये निकल के आता है कि जी ये टेक्निकल ग्लिचेस हैं और बच्चे के पास में दूसरे पेमेंट के कोई मेथड थे नहीं कि और पैसा कहीं से अरेंज कर ले। तो इस केस में अब आईआईटी बॉम्बे, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है, ये आप जरूर देखोगे, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा चलाया हुआ प्रोग्राम है, जिसमें शुरुआत तो ये थी कि 20 ऐसे इंस्टीट्यूशन, जिनमें 10 तो प्राइवेट 10 गवर्नमेंट, ऐसे इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज किए जाएंगे जो कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दें, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस को टॉप रैंक्स में, वर्ल्ड की जो टॉप रैंक्स आती हैं उनमें टॉप 100 रैंक्स में कंसिडर करवाना पॉसिबल हो सके। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, इनके बारे में आप एक बार जरूर पढ़ोगे खुद से। खैर मुद्दा आ जाता है फिर से कि आईआईटी बॉम्बे में फिर ये सीट जो है अल्टीमेटली ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि एक सीट इस स्टूडेंट के लिए एडिशनल क्रिएट करो, इसको एडमिशन दो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो एक्टिविटी है वो एक तरीके की एम्पैथी दिखाई गई है, एक हमारी सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल डिवीज़न है, उसके लिए, कि सोशल डिवीज़न के चलते कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और ये सोशल डिवीज़न केवल सोसाइटी में ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ में भी कहीं ना कहीं अपना काम करता है, जैसे कि हमने अभी देखा। क्योंकि सीधी सी बात है, एक बार अगर कोई डिप्राइव्ड सेक्शन है, किसी भी सोसाइटी की बात करें, डिप्राइव्ड है वो सेक्शन, तो डिप्राइव्ड का मतलब कुछ भी चीज़ की एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो उनको फिर आगे भी इस तरीके से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसके आगे आप देखें तो ये जस्टिस जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे की गई और टारगेट था कि कंप्लीट जस्टिस इंश्योर की जा सके। अब यहाँ पर बात आ जाती है कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम जानेंगे कि बी आर अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि कैसे भी करके ये जो कंप्लीट जस्टिस है इसको इंश्योर करने से पहले हमें इक्वालिटी के दो कॉन्सेप्ट या दो आप आइडियाज़ के बारे में थोड़ा क्लैरिटी लेकर के आओ दिमाग में। एक तो सब्सटेंटिव और एक होती है फॉर्मल। अब सब्सटेंटिव का मतलब तो ये हो गया कि हाँ रियल में ऐसा कुछ हो रहा है जो वाकई में जस्टिस इंश्योर कर रहा है सोसाइटी में, और एक फॉर्मल कि हाँ चलो ठीक है नाम तो हो ही गया ना, बाकी चीज़ें बाद की चीज़ है। एक तो ग्राउंड लेवल पे होता हुआ दिखे और एक केवल डॉक्यूमेंट्स पे हो जाए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ये केस प्रिंस के एडमिशन से रिलेटेड कि फॉर्मली अगर देखें तो आईआईटी बॉम्बे ने अगर उसकी सीट को कैंसिल कर दिया, ठीक है, कि भाई पेमेंट नहीं आया, तो फॉर्मल वे में तो एकदम सही बात है, पर जो सब्सटेंटिव इक्वालिटी जो इंश्योर करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर वो बच्चा कितनी मुश्किलों से अपने नंबर लेकर के आता है, कोचिंग करना, ये सारे कितने चैलेंजेस रहते हैं, उसके बावजूद अगर उस बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता है, तो क्या वाकई में आपने सब्सटेंटिव मैनर में इक्वालिटी इंश्योर की? तो दोनों में डिफरेंस है। तो वही चीज़ यहाँ पर जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर को याद करते हुए यहाँ पर राइटर्स बताना चाह रहे हैं कि मैक्स वेबर ने भी अपनी तरफ से रैशनैलिटी के लिए यही बोला था कि एक तो फॉर्मल रैशनैलिटी होती है, एक होती है आपकी सब्सटेंटिव रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब होता है एक रीजन, कोई कारण होता है किसी भी चीज़ का करने के पीछे कोई एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होना, दैट इज़ रैशनैलिटी। तो बोले इसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, पर जब मुद्दा ये आ जाता है कि जब ब्यूरोक्रेटाइजेशन होना शुरू हो जाता है ना, जब इंस्टीट्यूशंस का, मॉडर्न सोसाइटीज़ का,
तब बोला ये सब्सटेंटिव रैशनैलिटी के बजाय फोकस करना शुरू कर दिया जाता है मेनली फॉर्मेलिटी के ऊपर, और वो ही फिर हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए चैलेंज क्रिएट करना शुरू कर देता है। क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी चल रहा है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिप्राइव्ड है किसी भी चीज़ का या किसी भी फैसिलिटी का यूटिलाइज करने से, और उसको फिर बाद में आपने और ज़्यादा इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर दी जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डिप्रिवेशन का शिकार हो रहा है, लगातार अपनी जो राइट्स हैं उनको यूज़ नहीं कर पा रहा है या फिर इग्नोरेंस का शिकार हो रहा है, तो बोलो वो और ज़्यादा सिचुएशन को एग्जर्वेट कर देता है, ठीक है, और सिचुएशन को बिगाड़ देता है। तो यही चीज़ है कि अभी जो इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पर एडमिशन की बात हम कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे की, तो वहाँ पर अगर कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता कि हाँ भाई आप कैश, चेक या इनसे आप पे कर सकते हो, तो शायद एक ऑप्शन था, पर वो ऑनलाइन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। या फिर ये भी था कि भाई किसी स्टूडेंट की सीट अगर अलोकेटेड है तो वो जाकर के वहाँ पर और अपनी फ़ी जो है वो फ़ाइन या विदाउट फ़ाइन पे करने के लिए भी अगर वो उसको अलाउ कर देते, तो क्या वो नहीं करता? तो ये सिचुएशन क्या हो जाती है, जो हमारे यहाँ पर सोशल डिस्क्रिमिनेशन है उसको कंटिन्यू करने में एक पुश और दे देती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक मुद्दा आ जाता है, और यही एक कहीं ना कहीं फेलियर या फिर डीप डिसइंटरेस्ट को शो करता है कि अभी भी हम इस चीज़ को लेकर के रेडी नहीं है कि हम कहीं इंक्लूजन की तरफ बढ़े। सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं उनको हटा करके सबको साथ लेकर के, वही बात सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट, कि भाई कैसे भी करके हमें गैप नहीं होना चाहिए, पर वो गैप्स अभी भी कंटिन्यू मोर और लेस चल रहे हैं। इसके आगे अगर देखें, इसके आगे राइटर्स ये बताना चाह रहे हैं कि जब दलित कम्युनिटी के बच्चे कॉलेज में पहुंच जाते हैं हायर एजुकेशन लेने के लिए, तो बोलो उनको और दूसरे तरीके के डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमिलिएशंस का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हॉस्टल्स में, क्लासरूम्स में या डाइनिंग हॉल्स में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो अपर कास्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके साथ में ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करते, ठीक से बिहेव नहीं करते, तो वो भी बोलो उनके साथ में चैलेंजेस बनते चले जाते हैं। तो एक तो मुद्दा एडमिशन से रिलेटेड आ गया। अब बात यह आ जाती है कि कैसे इन इंस्टीट्यूशंस को हम और ज़्यादा इंक्लूसिव बना सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि जो फैकल्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर जो लोअर कम्युनिटी या फिर कह सकते हैं कि डाउन ट्रोडन सेक्शन के जो इंडिविजुअल्स हैं, उनका अगर अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, उनको अगर वहाँ पर अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले, तो वहाँ पर और ज़्यादा इंक्लूसिवनेस लाई जा सकती है। तो यहाँ पर मुद्दा आ जाता है कि अगर हमें वाकई में इंक्लूसिवनेस लानी है कम्युनिटी के बेसिस पे या फिर हायर एजुकेशन में, तो इसमें अंबेडकर जी का एक कोट है, दैट इज कम्युनिटीज विच हैव नॉट हैड सो फार रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट शुड गेन रिप्रेजेंटेशन इन प्रॉपर मैनर। इसका मतलब हो गया कि जिन कम्युनिटीज़ को इंस्टीट्यूशंस में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, उनको आप रिप्रेजेंटेशन दो, और इसी के लिए हम क्या करते हैं, रिजर्वेशन का प्रोविज़न करते हैं। तो जी यहाँ पर मुद्दा आ जाता है, अभी जो है क्या इसके लिए कोई काम किए जा रहे हैं? तो हाँ, इसके लिए एक MMR करके प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज़ मिशन मोड रिक्रूटमेंट, जिसमें क्या है कि एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, भर्ती की जा रही है फैकल्टीज़ की या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग भी IITs में इनमें काम करते हैं उनकी, जिनमें SC ST OBC और EWS जो कि रिजर्व कैटेगरी के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको अपॉइंट करने के लिए। और ये वाकई में एक वेलकमिंग कदम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर आगे ये बताया जाता है कि IITs ने देखो इस कदम को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया था, कि भले बहुत मुश्किलों के बाद में ये रिक्रूटमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। अब बात हम जब कंप्लीट जस्टिस की करें, तो चाहे स्टूडेंट हो चाहे फिर वो एक फैकल्टी हो, तो हर एक जगह पे इंक्लूसिविटी जब तक नहीं आएगी तब तक हम कंप्लीट जस्टिस इंश्योर नहीं करेंगे। और जस्टिस आपको पता है हमारी प्रीएम्बल में क्या शो करता है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। अभी हम बात कर रहे हैं सोशल, इकोनॉमी की भी हमने बात की, इकोनॉमी का भी मुद्दा आ रहा है क्योंकि प्रिंस के पास में पैसा था, वो उसने लगा दिया अपना एक बार, पर वो जो पेमेंट था वो अटक गया बीच में, उस केस में उसकी सीट जो है वो कैंसिल हो गई, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करना है और वो भी कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करनी है। तो इसके लिए हम हर एक सेक्शन में, हर एक कैटेगरी के, मतलब हर एक लेवल में सोसाइटी में इंक्लूसिविटी लानी पड़ेगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एक कॉम्पैशनेट, दैट मीन्स हमें दया भाव रखना पड़ेगा, कल्चरली कंड्यूसिव प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे जिससे कि सभी को सीखने का मौका मिले एजुकेशन सिस्टम में और सभी को पार्टिसिपेट करने का एक मौका और अपॉर्चुनिटी प्रॉपर मिल पाए। इसके आगे आप देखो कि MMR जो है, इसमें अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जो इश्यूज क्रिएट कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है, बट वही चीज़ है कि रेगुलर रिक्रूटमेंट साइकिल जो है वो रेगुलर नहीं है। दैट मीन्स एब्रप्ट हो, बीच में हो गया रिक्रूटमेंट, फिर रुक गया, फिर आगे हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि रिक्रूटमेंट के लिए एमएमआर प्रोग्राम आपने चला तो रखा है, पर वो भी एकदम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। तो उसकी वजह से भी जो टारगेटेड आपके जो टारगेट्स हैं वो आप अचीव या फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो वही चीज़ है कि प्रोसेस हो, चाहे गाइडलाइन हो, चाहे क्राइटेरिया हो, ये अगर आप प्रॉपरली डिस्कस नहीं करोगे पब्लिक डोमेन में, या इनके ऊपर अच्छे से कोई प्लान या पॉलिसी नहीं फॉर्मुलेट करोगे, तो फिर तो ये डिस्क्रिशन पे रह जाएगा। अब डिस्क्रिशन में तो कुछ भी हो सकता है कि एक एलिजिबल इंडिविजुअल जो कि डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो उस इंडिविजुअल को वहाँ पर हो सकता है किसी भी कारण की वजह से एक्सक्लूड कर दिया जाए। दैट मीन्स एक्सीलेंट होने के बाद में भी एक्सक्लूजन का सामना करना पड़े, तो वो चीज़ें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण बन जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा प्रॉपर कंसल्टेशन एक्सपर्ट्स के साथ में, कि भाई जो भी हमारी सोसाइटी में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, पर्टिकुलरली हम बात करें डाउन ट्रोडन सेक्शन या मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से जो लोग भी बिलोंग करते हैं, जो एकेडमिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उन लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए जब भी कोई रिक्रूटमेंट या एडमिशन से रिलेटेड आप कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करो, और जिसमें आप ये चाह रहे हो कि कंप्लीट जस्टिस इंश्योर हो और साथ में ये भी कि सोशल इंक्लूजन भी इंश्योर हो। तो उसके लिए देखो, जो मार्जिनलाइज या डाउन ट्रोडन सेक्शन से बिलोंग करने वाले जो एकेडमिशियंस हैं, उनको आप इंक्लूड करो जब भी कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए कंसल्टेशन आप शुरू करो तो, राइट। इसके अलावा आईआईटीज़ के लिए एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं कि यहाँ पर फैकल्टी रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी मेनली फ़ायदा किसको देती है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी को। तो एमएमआर इसी अनफ्लेक्सिबिलिटी को सेटल करने के लिए लाया गया, पर इसमें भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। क्राइटेरिया, रिलैक्सेशन, वेवियर ये बहुत ज़्यादा दे दिए जाते हैं। तो उसके चलते जहाँ पर जिन सीटों पर एक डाउन ट्रोडन सेक्शन है, रिजर्व्ड कैटेगरी को स्पेस मिलना चाहिए, उतना वहाँ पर नहीं मिल पाता। तो एक ये मुद्दा आ जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स, जैसे हमने प्रीएम्बल की अभी बात की, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर बात करें, तो एक रोस्टर सिस्टम पे काम किया जाता है। दैट मीन्स कि सीधी सी बात है कि कितने जनों के ऊपर कितने रिजर्व्ड कैटेगरी के इंडिविजुअल्स होने चाहिए, वो रेशियो फिक्स हो जाता है। बट उसमें भी बहुत ज़्यादा उस रोस्टर सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि कोई एक्सेप्शनल कैंडिडेट है जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है। एक्सेप्शनल का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग। अब उस कैंडिडेट को जब कभी भी कोई कंपटीशन की बात आएगी तो उसको उसकी रिजर्व्ड कैटेगरी में ही पुट किया जाएगा। अब यहाँ पर रोस्टर सिस्टम क्या कहता है कि भाई सीधी सी बात है, कोई भी कैंडिडेट जिसकी, अभी जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी की बात कर लो, प्रीलिम्स या फाइनल कट ऑफ की बात कर लो, राइट। तो एक SC/ST कम्युनिटी का बंदा है, या फिर जो रिजर्व्ड कैटेगरी, इसको हटा दो, रिजर्व्ड कैटेगरी का एक इंडिविजुअल है, उसके अगर मार्क्स मान लो 1000 अगर आते हैं, तो उस इंडिविजुअल को यहाँ पर जनरल कैटेगरी की सीट पे अपॉइंट किया जाएगा। पर वहीं पर अगर आईआईटीज़ की बात करें, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी के जो जनरली आप कहोगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के इंडिविजुअल से भी ज़्यादा मार्क्स आने के बावजूद भी उनको रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट पर डाल दिया जाता है। तो अल्टीमेटली राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स को एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है, ठीक है। ये वैसे बहुत ज़्यादा कंटेंशियस इशू है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट भी होते रहते हैं रोस्टर सिस्टम को लेकर के, कि भाई जिस बंदे के जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, चाहे वो रिजर्व्ड कैटेगरी का है, तो उसको रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट पे अलोकेशन देना चाहिए, या फिर रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट में ही उसको टॉप रैंक दे दी जाए, ठीक है। ये डिबेट अपने आप में चलता रहता है, और अलग अलग सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इसको लेकर के स्टेट PSCs जो हैं वहाँ पर तो केसेस भी चलते ही रहते हैं कई बार, तो ठीक है ना। तो मुद्दा यहाँ पर ये फंस जाता है कि बोले मिशन मोड रिक्रूटमेंट में फिर इस रोस्टर सिस्टम को है वो फॉलो नहीं किया जाता है। इसके आगे टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग ज़्यादा यहाँ पर हमारे फॉर्मुलेट होती है, जिसमें प्लान तो बना दिया, टॉप पे फिर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो फिर वन साइज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि फिर बाद में फेलियर साबित होता है कि नहीं। तो ऐसे में शॉर्ट लिस्टिंग करना, स्क्रीनिंग प्रोसीजर है, इंटरव्यू लेने का तरीका है, बोलो वहाँ पर आर्बिट्रेरीनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जो पॉलिसी है या फिर आप कह सकते हो जो भी नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको प्रॉपर्ली नहीं फॉलो किया जाता है। रही सही में पेंडेमिक के टाइम पे स्क्रीनिंग, इंटरव्यूइंग, रिक्रूटमेंट सेमिनार ये सारे ऑनलाइन चले गए। तो अभी तो चलो फिर भी आप देख सकते हो कि पेंडेमिक थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, तो थोड़ा सा इन नॉर्म्स में भी, इन एक्टिविटीज़ में भी रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। पर वही चीज़ है कि हम जो
सोशल जस्टिस इंश्योर करना चाह रहे हैं ना डाउन ट्रोडन सेक्शन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए अगर कोई इशू आ भी रहा है, उनको अगर जैसे मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो आते हैं, तो उनको अगर 1-2 दिन का अगर आप रिलैक्सेशन दे भी दो, अगर किसी डॉक्यूमेंट की शॉर्टेज है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी जाके तो कंप्लीट जस्टिस इंश्योर हो पाएगी, राइट। इसके आगे ये बता रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि हाई क्वालिटी पब्लिकेशन से एसोसिएटेड हैं, ठीक है, और वो इस तरीके की आईआईटीज़ के जो रिक्रूटमेंट है या एडवर्टीजमेंट आते हैं उनमें अप्लाई करने से वो लोग हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर वहाँ पर अप्लाई भी करेंगे तो वो हमें एंटरटेन तो करने वाले हैं नहीं। तो इस केस में ये सिचुएशन थोड़ी सी और ज़्यादा बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है कि हायर एजुकेशन सिस्टम में अगर इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा डाउन ट्रोडन सेक्शन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स का, तो देखो मुश्किलें फिर बाद में ये जो सोशल जस्टिस की है वो बढ़ती ही चली जाएंगी, हम सोशल जस्टिस इंश्योर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यही चीज़ बार बार बताई जा रही है राइटर के द्वारा कि भाई मेरिट बेस्ड और रिजर्व्ड कैंडिडेट्स जो हैं उनके अगेंस्ट में जो प्रिजुडाइस है, मतलब वो रिजर्व्ड कैटेगरी के इंडिविजुअल जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, उनको रिकॉग्निशन और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए हायर इंस्टीट्यूशंस में। तो अल्टीमेटली यही है कि प्रिंस जयबीर सिंह हो या कोई और हो, या फिर एमएमआर, या फिर आप देख सकते हो कि आपकी तरफ से जो एमएमआर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला रखा है, इस तरीके से मेरिट बेस्ड जो आप सिस्टम को आप कंटिन्यू कराना चाह रहे हो, या फिर जो एक तरीके से एमएमआर की बात करें जिसमें मिशन मोड रिक्रूटमेंट की आप बात करते हो, तो वहाँ पर इंटरेस्ट की कमी नहीं आनी चाहिए। हमें वाकई में कॉन्शियसली बहुत सोच समझ करके हमारे विवेक के साथ में एक स्ट्रेटजी तैयार करने की ज़रूरत है। और जो प्रिविलेज्ड हायरार्की चल रही है ना, हमारी हायरार्की में जो प्रिविलेज्ड हैं, जिनके हाथ में पावर बहुत है, उनके बजाय सबको मौका देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और इसके लिए आईआईटीज़ को अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, रीथिंक करने की ज़रूरत है, तब जाकर के हम सब्सटैंटिव इक्वालिटी और सब्सटैंटिव रैशनैलिटी इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है ना। कि भाई हमारे यहाँ पर क्या चाहते हैं, कंप्लीट जस्टिस मिल रही है कि नहीं, सोशल जस्टिस हम इंश्योर करने की बात कर रहे हैं वो है कि नहीं, उन चीज़ों के लिए ये करेक्शंस लाने ज़रूरी है। और ये केवल आईआईटीज़ पे आप अप्लाई ना करके आप किसी और इंस्टीट्यूशंस पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ चैलेंजेस मिलते रहते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट ऑपोजिट कुछ आपके पास में अगर आर्ग्यूमेंट्स हैं कि आईआईटीज़ ऐसा क्यों करती है, ठीक है ना, बहुत से आर्ग्यूमेंट्स हैं कि भाई जिसमें ये जो रिजर्वेशन वाले मुद्दे के ऊपर आकर के क्यों आईआईटीज़ क्वेश्चन मार्क लगा देती हैं समथिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर बताओगे, ठीक है, क्योंकि एक बैलेंस्ड हमारे पास में आइडिया होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लिटिल मर्सी। देखो इस आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर विक्रम पटेल जी के द्वारा। देखो अभी बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि जेल में हैं और उनको डेथ सेंटेंस है ना वो दिया हुआ है, और वो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। और उसी चीज़ को यहाँ पर देखा जा रहा है कि डेथ सेंटेंस देना बेसिकली, आप राइट टू लाइफ के हिसाब से अगर सोचें, अगर जीवन का अधिकार उसके खिलाफ में अगर सोचे, तो डेथ सेंटेंस बेसिकली सबसे खतरनाक एक एक्शन है जो कि एक स्टेट, दैट मीन्स सरकार ले सकती है किसी के भी राइट टू लाइफ के अगेंस्ट में। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से डेथ पेनल्टी हमारे यहाँ पर नहीं रखनी चाहिए। एक तो उसके पीछे राइट टू लाइफ तो सीधा सा मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल राइट जो हमारे आर्टिकल 21 में एनविसाज्ड है। दूसरा चीज़ ये आ जाती है कि अभी तक लगभग 11 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर डेथ सेंटेंसेस को, डेथ पेनल्टी को बिल्कुल रोक दिया। तो वहाँ पर आप देखो कि मर्डर या फिर क्राइम रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। तीसरा आर्ग्यूमेंट राइटर ये देना चाहते हैं कि अगर हम जुडिशियल सिस्टम की बात करें, रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, जहाँ पर बहुत ही गलतियाँ होने के बहुत कम चांसेस हैं, बोलो वहाँ पर भी कई बार ऐसे हो जाते हैं कि इनोसेंट पर्सन्स को वहाँ पर पनिशमेंट दे दी जाती है और फिर बाद में उनका निर्दोषपन है वो बाद में साबित होता है, जब तक कि उनको डेथ सेंटेंस मिल चुका होता है। तो बोलिए ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें कहती हैं कि भाई एक बार आप रिव्यू करो कि क्यों हम डेथ पेनल्टी देते हैं किसी भी क्राइम के अगेंस्ट में। अब देखो मुद्दा ये है कि 2004 में धनंजय चटर्जी को एक केस के तहत मतलब एक माइनर गर्ल के मर्डर के चलते उनको, रेप और मर्डर के चलते उनको, मतलब इस बंदे को यहाँ उस टाइम पे फांसी दे दी जाती है। तब तक ऐसा था, 2004 से पहले तक का सीन ऐसा था कि
मतलब हमारे यहाँ पर डेथ पेनल्टी देने से रुका जाता था, जल्दी से नहीं दिया जाता था। एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है कि कभी डेथ पेनल्टी को प्रमोट किया गया है, कभी डेथ पेनल्टी को रोका गया है। पर 2004 में जैसे धनंजय चटर्जी को ये डेथ पेनल्टी दी गई, तो उसके बाद में अभी तक 2004 से लेकर अभी तक लगभग 500 ऐसे प्रिजनर्स हैं जो कि अभी जेल में बैठे हुए हैं और उनकी डेथ सेंटेंस का फाइनलाइजेशन हो चुका है और उनको कभी भी फांसी पे चढ़ाया जा सकता है। और 9 जनों को तो अभी तक एग्जीक्यूट भी किया जा चुका है 2014 के बाद से। इसका मतलब कि पहले तो देखो चेकर्ड हिस्ट्री थी, दैट मीन्स कभी हाँ कभी ना वाला सिचुएशन थी डेथ पेनल्टी को लेकर के। पर जब से ये धनंजय चटर्जी वाला केस आया 2004 में और उसको फिर फांसी दे दी गई, तब से लेकर अब तक लगातार ये केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं जिसमें कि डेथ पेनल्टी असाइन की जा रही है एक पनिशमेंट के तौर पे। तो सवाल ये है कि एक तरफ तो हमारे पास में आर्ग्यूमेंट है कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये है कि सरकारें लगातार ऐसे नए से नए कानून लाए जा रही है जहां पर कि एक इंडिविजुअल को डेथ सेंटेंस देने की बात की जा रही है, और उसमें रेप क्राइम है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो इस चीज़ को लेकर के डेथ वर्दी रिपोर्ट रिलीज होती है जिसमें एक प्रॉपर स्टडी की जाती है जेलों में जा करके जो भी क्रिमिनल्स हैं जिनका नाम अभी क्राइम के तौर पे या क्रिमिनल के तौर पे रजिस्टर हो रखा है, और उनसे जा करके पूछा कि भाई आप उनसे इंटरव्यू किया गया कि भाई आप ये बताओ कि आपके साथ में क्या आपकी पास्ट रही हुई है, ये क्राइम जब किया आपके दिमाग में क्या चल रहा था, ये क्राइम जब किया था तब आपको ये पता था क्या कि आपके साथ में किस तरीके का सलूक होगा या फिर आपको क्या ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तो इस स्टडी के बाद में 2 इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकल के आते हैं। एक तो ये कि भाई जो ये बिहेवियर है, वायलेंट बिहेवियर, कि एक इंडिविजुअल किसी भी क्राइम को कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसकी आदत है क्राइम्स को करने, उसकी मतलब जो होता है ना शॉर्ट टेम्पर होना, या किसी भी एक्टिविटी को करते टाइम पे बिल्कुल भी सोच समझ करके नहीं किया। ये आप एस्पिरेंट्स हैं, राइट? तो आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि जब भी बुरी से बुरी परिस्थिति भी आ जाए तो आपका दिमाग आपसे, आपके कंट्रोल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अभी बताया जाए। हरियाणा में अभी एक किसानों के द्वारा जो रैली की गई थी, हरियाणा पंजाब वाले एरिया में, जो अभी भी चल रही है 3 फार्म लॉज को रिपील करने के लिए, तो एक आईएएस ऑफिसर ने क्या वहां पर बोल दिया था, बोला इधर चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग हो रही है और अगर इस मीटिंग की तरफ कोई भी बंदा अगर आता है तो ये इंश्योर हो कि उसके सिर पर से खून निकलता रहे। तो भाई उस टाइम पे अगर वो दिमाग सही से कंट्रोल करके यूज़ कर लेता तो क्या वो प्रॉब्लम आती क्या? फिर उसके बाद में कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, फिर ट्रांसफ़र करना, फिर वो होता ना शो कॉज, मतलब नोटिस देना, भाई कारण बताओ आपने ऐसा क्यों कहा, वो सारी, फिर बहुत सारे डिबेट्स भी होते हैं, हमने भी डिस्कशन किया था। तो दिमाग को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए मेडिटेशन किया करो आप लोग, ठीक है? खैर आ जाओ फिर से, ये डेथ वर्थी रिपोर्ट में क्या आया कि ये जो वायलेंट बिहेवियर है, ठीक है ना, इसी की वजह से क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा ये कि जो लोग भी, जिन लोगों को भी डेथ सेंटेंस के लिए डेथ रो जिनके ऊपर चल रही है कि हाँ जी इनको पनिश किया जाएगा और इनको फांसी की सज़ा होने वाली है, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ पर निकल के आती है। एक तो उनका वायलेंट बिहेवियर कहाँ से आता है? एक बच्चे की अपब्रिंगिंग के साथ में, ठीक है? और दूसरी तरफ आप देखो कि एक इंडिविजुअल को ये पता पड़ जाए कि भाई तेरे को 2 साल या 1 साल या 6 महीने बाद में फांसी की सज़ा होगी, तेरे को मार दिया जाएगा फंदे में लटका करके, तो उसका मेंटल स्टेटस क्या होगा? तो दोनों चीज़ें इस रिसर्च के बेसिस पे निकाली गई। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये NLU दिल्ली का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 39A, जिसमें एक तो NLU दिल्ली तो है ही, इसके अलावा निमहंस बेंगलुरु, इसके भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, उनकी गाइडेंस भी रही है, जिसके बेसिस पे लगभग 88 डेथ रो प्रिजनर्स के ऊपर स्टडी किया गया, और ये फाइंडिंग जो 2 निकल के आई ये आपने समझ ही ली। तो सवाल ये है कि ये एडवर्स या फिर आप वायलेंट बिहेवियर कैसे आता है? इसके सिचुएशन का कारण है, ये ऐसा होने का कारण है एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, उनके आसपास में हमेशा वायलेंट एटमॉस्फेयर बना रहता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स उनके साथ चलती रहती है, और फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक कहते हैं ना कि सोशल कॉग्निजेंस नहीं रहती, या फिर एक इंटेलेक्चुअली वो इतने ज़्यादा
अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते। फिर उनको यही नहीं पता होता कि किसी भी क्राइम को मैं कंडक्ट करूंगा या कोई भी एक्टिविटी मैं करूंगा तो उसके लिए क्या मुझे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, पनिशमेंट मिलेगी या फिर मुझे अवार्ड दिया जाएगा, कुछ आइडिया नहीं रहता उन लोगों को। तो बोले ये चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है। इसके अलावा जो ये आप कह सकते हो कि एक वायलेंट बिहेवियर है एक इंडिविजुअल में, उसके पीछे हमारा जो एनवायरमेंटल सिचुएशन है एक टॉक्सिक स्ट्रेस क्रिएट कर देता है चारों तरफ कि हाँ भाई हाँ, केवल ये दुनिया, कहते हैं ना कि ये दुनिया बुरी बुरी है, कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ पर, सारी चीज़ें बिल्कुल नेगेटिव नेगेटिव, नेग्लेक्ट, मतलब हर चीज़ को नेग्लेक्ट करना वो शुरू कर देते हैं। और एक हेल्दी ब्रेन आर्किटेक्चर की बजाय उनका जो ब्रेन है वो बिल्कुल ही नैरो माइंडेडनेस, मतलब वो हो जाती है कि श्रिंक कर जाती है उनकी थिंकिंग प्रोसेस की, अगर हम बात करें, राइट। और इसके ऊपर सीधा सा बात है कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है ना, जो आसपास में फैमिली में लोग रह रहे हैं, उनका असर उनकी साइकोलॉजी पे पड़ता है। और जब वो बड़े होते हैं, एडल्ट होते चले जाते हैं, और उसका असर फिर उनके ऊपर पड़ता है कि वो फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट ही नहीं कर पाते हैं। आज हमारे सामने भी तो कितनी फ्रस्ट्रेशन आती है, बट आपकी एजुकेशन लेवल इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप उस फ्रस्ट्रेशन को 2 मिनट चुप रह करके, शांत रह करके और निकाल देते हो, है कि नहीं। बट दूसरी तरफ एक बंदा जिसके पास में एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, आसपास में लोग जो हैं वो उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जिस तरीके से कि उसका बिहेवियर ही ऐसा हो गया कि जब भी कोई फ्रस्ट्रेशन का सिचुएशन आती है तो वायलेंटली बिहेव करता है, तोड़ फोड़ करने पे आ जाता है। और ये एक एंटी सोशल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम पनिश कर देते हैं। तो एक बिहेवियरल सिचुएशन, सराउंडिंग की सिचुएशन, ये एक कारण बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदी, ये तो हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है ना, आप भी देखते हो कि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं उनको क्रिमिनल बनाने के पीछे सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और जो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैं वो फिर उनकी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट डालते रहते हैं। जैसे अभी एक छोटी सी एग्जांपल, मैं अभी कल परसों पढ़ा रहा था तो ऐसे ही बातचीत आ गई थी कि कश्मीर में मिलिटेंसी के पीछे वजह क्या है। मिलिटेंसी के पीछे एक कारण ये भी आता है कि कुछ इनोसेंट लोगों की जब डेथ हो जाती है, उनके बच्चों को ये पता पड़ता है कि इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था और उसकी वजह से उसके पिताजी की डेथ हो गई, ठीक है ना। तो वो बंदा शुरू से ही क्या सोचेगा कि बोले इंडियन आर्मी बहुत ख़राब है, ये लोग क्या पता नहीं क्या चाहते हैं, और वही चीज़ फिर बाद में उनको पुश करती है मिलिटेंसी की तरफ पुश करने में, और फिर उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और फिर बाद में वो मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये ही तो चीज़ें होती हैं ना कि हमारी सोसाइटी में क्या चीज़ें प्रेवलेंट है। मैं ये चीज़ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक कारण है, इसके पीछे और भी कारण है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ भी बहुत सारी फैली हुई हैं, जिसकी वजह से भी अभी हमने देखा, जैसे प्रीवियस आर्टिकल, वो भी तो सोशल इनजस्टिस या सोशल सोसाइटी में कंप्लीट जस्टिस इंश्योर नहीं हो पाई, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यहाँ पर इंटरवेंशन किया था। दूसरा, एजुकेशन प्रॉपर ना होना, इनइक्वालिटीज़ होना, इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी ना होना, ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल को क्राइम की तरफ पुश कर देती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि एक बच्चे ने क्या एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी पर हमेशा इम्पैक्ट डालती रहती है। अगर हमारी फैमिली का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब्ड हो तो क्या आप आज एक आईएएस या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो यही है मेन मुद्दा कि भाई ओरिजिन क्या है, रूट कॉजेज़ क्या है। अगर रूट कॉजेज़ को हमने हील कर दिया, उनको सही कर दिया, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। डेथ पेनल्टी वाले क्राइम्स हमारे यहाँ पर होंगे ही नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया कि क्यों उनका वायलेंट बिहेवियर आता है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, अब भाई सीधी सी बात है, जब प्रिजनर से पूछा ना इस पूरी रिपोर्ट में, इस रिसर्च में, तो 2/3 इंडिविजुअल्स तो ऐसे थे जो कि मेंटल इलनेस के एपिसोड से गुजर रहे थे, क्योंकि उनको ये पता था कि भाई आने वाले टाइम पे उनको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, उनको फांसी की सज़ा होने वाली है। तो उनमें तो ये था टेंडेंसी कि वो सुसाइड करने के लिए भी कई तो रेडी थे कि उनको मौका मिल जाए तो वो हो सकता है कि सुसाइड भी कर लेंगे। तो ये मेंटल इलनेस भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है जब उनका कन्विक्शन होने वाला होता है कि हाँ जी, कन्विक्शन हो चुका है कि भाई अब आप तो बचने वाले नहीं हो। क्योंकि उनको पता है कि सीधी सी बात है कि भाई मेरे हाथ में यहाँ पर या सिचुएशन अब निकल चुकी है, अब मुझे डेथ ही मिलने वाली है, तो फिर मैं क्यों नहीं अभी ख़त्म कर लूँ मेरी ज़िंदगी को। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का भी एक कारण निकल के आता है। एक तो हमारी सोसाइटी की वजह से तो आ ही रहा है, बच्चे के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो तो हैं ही, जो कि वो बड़ा होता है तब तक वो एक्सपीरियंस करता चला जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो
जो जेलों में रह रहे हैं लोग, उनके साथ में भी तो यही एक्सपीरियंस हो रहा है ना कि वो लोग डर 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 के जी रहे हैं, और डर डर के जीने से तो मरना बढ़िया है, सीधी सी बात है। तो ये सिचुएशन आप और अच्छे से समझ सकते हो 3 इडियट्स में, जब राजू सुसाइड करने के लिए चला जाता है, राइट। इसलिए ये वेल रिकॉग्नाइज्ड इशू है कि भाई जो इन्फ्लुएंसिंग कैपेबिलिटीज है हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास में, या फिर जो सोशल नॉर्म्स हैं, उनको हमें करेक्ट करना होगा। और इसके लिए देखो, ये कोर्ट की अटेंशन में पहुंचनी चाहिए बात कि भाई केवल डेथ सेंटेंस से आप कोई चीज़ों को करेक्ट नहीं कर पाओगे। ये तो क्राइम होने के बाद में आप पनिश कर रहे हो। अगर आपको सही में क्लियरेंस या करेक्शन लेकर के आनी है ना, तो उसके लिए हमें सबसे बढ़िया काम एक ही करना होगा, वो होगा कि हमारी सोसाइटी को प्रॉपर सर्चिंग हो, प्रॉपर इंक्वायरी हो, और उसके बाद में जो कोई भी कमियां हैं हमारी सोसाइटी में, उनको अंडरस्टैंड करते हुए और उनको क्लियर करना ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, ये जो एक एम्पैथी होनी चाहिए एक इंडिविजुअल के लिए, वो एम्पैथी भी ख़त्म होती चली जाती है, और ये इनइक्वालिटीज़ लगातार एक हॉरिफिक रूप लेते चली जाएंगी, ठीक है। और जो एक दया भाव का हमें माहौल बनाना चाहिए, जिससे कि कभी भी किसी भी इंडिविजुअल ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे उसका सवाल एक तो होता है। देखो, हैबिचुअल ऑफेंडर कि जो बैक टू बैक क्राइम करता चला जाता है, तो उसको तो देखो पनिशमेंट ज़बरदस्त होनी चाहिए, उसमें तो डाउट नहीं है। पर अगर एक इंडिविजुअल का बैकग्राउंड आप अंडरस्टैंड करें और उसके हिसाब से देखा जाए, तो उस केस में कहीं ना कहीं एक जब भी कोई जजमेंट दिया जाए, तो इस रिपोर्ट का ये कहना है कि जी आप कंपेशन जरूर दिखाओ, दया भाव रखो, क्योंकि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, एक बंदे की समझदारी खत्म होनी शुरू हो जाए, ठीक है, एडवर्स चाइल्डहुड से एक्सपीरियंसेस, ये इतने ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देते हैं। और इन दोनों चीज़ों के लिए हमारी जो लीगल लेक्सिकन है, मतलब हमारी जो डिक्शनरी है ना, जिसके बेसिस पे कोर्ट्स में वर्किंग होती है, बोलो उसमें इससे रिलेटेड कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हमें थोड़ा सा और, कहते हैं ना कि एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। ये जो मेंटल सफरिंग है, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस आते रहते हैं डेथ पेनल्टी के बाद में, इन सारी चीज़ों को करेक्ट करना ज़रूरी है। जो हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं, उन्हीं का सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। और इंटरनेशनल लॉज भी इतने सारे हैं जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण को, मतलब सीधी सी बात है कि डेथ सेंटेंस के कारण अगर किसी की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आ रही हैं, मतलब उसकी बुद्धि पर असर पड़ रहा है कि वो बिल्कुल कोई चीज़ को प्लस माइनस को समझ ही नहीं पा रहा है, तो इस तरीके की सिचुएशन में तो डेथ सेंटेंसेस को बैन कर रखा है। इंटरनेशनल लॉज भी डेथ सेंटेंसेस को अलाउ नहीं करते हैं। तो इंडिया को भी इसी बेसिक प्रिंसिपल पे स्टिक करने की ज़रूरत है, खुद के लॉज को अलाइन करने की ज़रूरत है। तो ये जो डेथ वर्दी रिपोर्ट है ना, ये हमें एक सिचुएशन से, कहते हैं ना कि हाँ, इंटरेक्ट करवा रही है कि हाँ वाकई में डिसएडवांटेजेस कितनी ज़्यादा प्रेवलेंट है, और उसी की वजह से क्राइम होते चले जाते हैं। तो सवाल यह है कि मेंटल हेल्थ, सोशल सफरिंग्स, या फिर जो भी डेथ रोज हैं, इनकी वजह से सिचुएशन सही नहीं होती है, बिगड़ती ही है। और वैसे भी डेथ पेनल्टी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2014 का, कि भाई सीधी सी बात है कि मेंटल इलनेस है, ठीक है ना, वो किसी भी इंडिविजुअल की डेथ सेंटेंस देने का कारण नहीं हो सकती। क्यों? हो सकता है कि कोई ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है, ऑलरेडी एंजाइटी में है, और उस वजह से उसने क्राइम किया हो। क्राइम की भी कैटेगरी है, ठीक है, एक हीनियस क्राइम होता है। हीनियस क्राइम के अंदर तो फिर भी चलो होती है बात कि हाँ वाकई में हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है उनको तो। पर जब बात आ जाए कि एक क्राइम ऐसा जो कि एक बंदा मजबूरन अपनी परिस्थितिवश करता है, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ है जी, जो भी टॉक्सिक लेवल है डेप्रिवेशन का, बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, बच्चे को परेशानी का सामना करना पड़ता है, और फिर वो बदले की भावना से बड़ा होता चला जाता है, तो उसके बाद में फिर वो बड़ा होकर के क्राइम्स को ही कंडक्ट करता है, ठीक है ना। वो फिर बाद में चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं, और सोसाइटी के लिए फिर, खुद के लिए, उसके लिए, इंडिविजुअल के लिए भी प्रॉब्लम है, सोसाइटी के लिए भी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ थी मेन सारी की सारी, कि सोसाइटी का असर कैसे क्राइम पे सारा हमने देखा, ठीक है। तो इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।